आज की हमारी इस वीडियो में हम अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि यूके वीज़ाज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज में। उनमें से बहुत सारे टेस्ट हैं, एक लंबी लिस्ट है और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ जो हैं उनके लिए वो टेस्ट चाहिए होते हैं। हर टेस्ट हर एक कैटेगरी के लिए नहीं इस्तेमाल होता, इस वजह से। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि मैंने ये वाला वीज़ा अप्लाई करना है तो मुझे ये वाला टेस्ट करना है, तो मैं कौन सा टेस्ट करूं। तो इन सारे क्वेश्चंस को ज़हन में रख के मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिस पे मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से टेस्ट हैं और वो किन किन वीज़ाज़ के लिए हैं, आपको कौन सा टेस्ट करना होगा। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा और फिर जो क्वेश्चंस आपके हुए उनको भी मैं ले सकता हूं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है वो A1 है। इसको सेल्ट जैसी ग्रेड 2 भी कहते हैं, ये इसका पूरा नाम है, ये आप देख लें। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये कौन कौन सी स्किल्स को टेस्ट करता है। तो ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस टेस्ट फॉर, ये टेस्ट किस काम के लिए है। या आपने देखा होगा हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं तीन हैं, ये पहले समझ लें कि ये टेस्ट किस काम के लिए है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट, टेस्ट होता कैसे है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट कहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सारी स्लाइड्स पे ऐसा ही है, सारे टेस्ट को ऐसा ही एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जो जो देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कौन सा टेस्ट आपके लिए है। लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने किस वीज़ा के लिए कौन सा टेस्ट करना है। सो ये वाला जो टेस्ट है ये फर्दर लीव टू रिमेन है। इसमें फैमिली पार्टनर या फैमिली पेरेंट के लिए होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ जो हैं वो दूसरे कंट्री में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या नेपाल में है, कहीं भी है, और आपने उनको यहाँ पे फैमिली वीज़ा के लिए लाना है तो उन्हें A1 टेस्ट करना पड़ेगा। या आपके पेरेंट्स में से कोई यहाँ पे नहीं है, दूसरे कंट्री में है और उनको यहाँ पे आना है, तो इस वजह से भी उनको A1 टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस वीज़ा। जो कोई बिजनेस ओवरसीज है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंट्री में एक बिजनेस है, वो अपना यहाँ पे एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहते हैं। मे बी यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए देखना चाह रहे हैं, ऑफिस चलाने के लिए या जस्ट एक सर्वे के लिए, तो फिर भी आपको ये A1 टेस्ट चाहिए। उसके बाद है स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा। अगर आप स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लोग क्रिकेटर होते हैं, हॉकी खेलते हैं, टेबल टेनिस है, उन्हें इस कंट्री में आना है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको वीज़ा तो चाहिए। जो भी दूसरे कंट्री में आता है उसको वीज़ा चाहिए, तो उसे भी ये A1 जो है वो टेस्ट करना होगा। इसको Tier 2 वीज़ा कहते हैं। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है ये ज़रा हम देख लेते हैं। ये 6 मिनट्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है और इसमें प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो ईमेल्ड बाय 9 AM द डे आफ्टर द टेस्ट। फॉर एग्जांपल आज आपका टेस्ट हुआ 2 बजे 3 बजे जो भी है, और कल सुबह 9 AM तक आपको प्रोविजनल टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हैं या आप फेल हैं या आप हाई पास हैं, जो भी हैं। तो उसके बाद फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है वही फाइनल रिजल्ट भी होता है, तो इस वजह से वो आपको यानी पहले बता देते हैं कि हाँ जी आप पास हो गए, अब आपका सर्टिफिकेट हम भेज देंगे। सर्टिफिकेट यूजुअली सेंट विद इन 7 डेज, तकरीबन हफ्ते में सर्टिफिकेट भी आ जाता है। आपको दूसरे दिन पता चल जाता है कि आपने टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दी है, और फिर 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जैसा कि पहले भी बताया कि ये स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है, और ये वाला जो टेस्ट है वो टेकन एट द सेंटर। आप बुकिंग तो ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन आपको जाके सेंटर पे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये A1 की डिटेल है। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो
ٹیسٹ ہے وہ A2 ہے. اس کا پورا نام ہے A2 سیلٹ جیسی گریڈ 3. یہ آپ دیکھیں ایک گریڈ اوپر ہے اس کا. یہ بھی اسپیکنگ اور لسننگ کا ٹیسٹ ہے. اب اس ٹیسٹ میں واٹ از دس ٹیسٹ فار، یہ ٹیسٹ کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ فیملی پارٹنر یا فیملی پیرنٹس اور ان کی ایکسٹینشن ہے. جیسے کہ دیکھیں پچھلی سلائیڈ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اسپاؤس، آپ کا اسپاؤس دوسرے کنٹری میں ہے، ان کو فیملی ویزا پہ آپ ادھر بلا رہے ہیں تو وہ ادھر آ جائیں گے. جب ان کو A1 کر لیں گی، ویزا مل جائے گا. وہ تقریباً 27 منتھس کا ویزا ہوتا ہے، 2.5 سال سے تھوڑا سا زیادہ ویزا ہوتا ہے. تو وہ ویزا آ گیا. اب ظاہر ہے 2.5 سال کے بعد دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ ان سے بالکل تنگ آ گئے ان کو واپس بھیج دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے فردر آگے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کی وائف ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کو پھر رہنے کے لیے 27 منتھس کے بعد ویزا تو چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسی اسپاؤس ویزا کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور ایکسٹینشن کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو A2 ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ A1 جو ہے وہ کلاس 1 تھی اور A2 کلاس 2 ہے، یعنی ایک سٹیپ آگے ہو جائے گا. اسی طرح جو آپ کے پچھلی ویڈیو میں پچھلی سلائیڈ پہ بتایا کہ جو پیرنٹ ہیں، فار ایگزامپل آپ کے ممی ڈیڈی ہیں یا پیرنٹس میں سے کوئی ایک اس کنٹری میں نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائیں، جب وہ آ جائیں گے تو ان کو بھی جب ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی، ویزا آگے بڑھانا پڑے گا، تو پھر ان کو A2 ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اس ٹیسٹ کا سٹرکچر بھی آلموسٹ سملر ہی ہے دوسرے ٹیسٹ کے A1 کی طرح، لیکن 1 منٹ زیادہ ہے. وہ 6 منٹس کا تھا، یہ 7 منٹس کا ٹیسٹ ہے. اسپیکنگ اینڈ لسننگ ہے. اسی کا پروویژنل رزلٹ بھی اگلے دن 9 بجے تک آ جاتا ہے صبح، اور پھر سرٹیفکیٹ تقریباً 7 دن میں آتا ہے. یہ اسپیکنگ اینڈ لسننگ اونلی ہے. اب کچھ لوگ مجھ سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ کیا اسپیکنگ اور لسننگ کوئی دو الگ سے ٹیسٹ ہیں؟ ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ شاید لسننگ کے لیے کوئی چیز پلے کی جاتی ہے یا وہ ٹیپ ریکارڈر پہ لگائی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ سنو اس کو اور پھر بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ ایگزام، یہ 1 to 1 ٹیسٹ ہے، A1 بھی، یہ بھی، جتنے بھی اسپیکنگ اینڈ لسننگ ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں ایک سمپل سی بات یاد رکھیں کہ آپ ایگزامینر کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے ہیں. تو یہ اسپیکنگ اور لسننگ دونوں طرح ہو گیا نا. ظاہر ہے آپ کو ایگزامینر کوشچن پوچھتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں تبھی تو آنسر کرتے ہیں. جب وہ کوشچن کر رہا ہے تو آپ سن رہے ہیں، جب آپ آنسر دے رہے ہیں تو وہ سن رہا ہے. تو یہ اسپیکنگ اینڈ لسننگ اس طرح الگ ہو جاتی ہے. اس کی آپ کے ذہن میں اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ آئلٹس کی طرح اس کی لسننگ الگ ہے، اسپیکنگ الگ، تو ایسا نہیں ہے. بس یہ گپ شپ ہے، دو لوگوں کے درمیان بات چیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ بھی سینٹر پہ جا کے ہی ہوتا ہے. اس کی بھی آن لائن بکنگ کرائی جاتی ہے اور پھر آپ کو ایک ڈیٹ ملتی ہے اور آپ جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہوپ فلی آپ کو پتہ چل گیا کہ A2 ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اب آ گیا ہمارا نیا ٹیسٹ جس کا نام ہے B1 سیلٹ جیسی گریڈ 5. یہ سارا اس کا پورا نام ہے لیکن اس کو B1 ہی جنرلی بولتے ہیں. یہ بھی اسپیکنگ اینڈ لسننگ ٹیسٹ ہے. اوکے، سب سے پہلے کہ یہ ٹیسٹ کس کے لیے ہے؟ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین، جب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو سیٹلمنٹ یا پرماننٹ ریزیڈنسی بھی کہتے ہیں. یہ ساری وہی چیزیں ہیں، بس ایک ہی نام ہے، دو نام ہے یعنی ڈفرینٹ نام ہے لیکن چیز ایک ہی ہے. یا پھر آپ برٹش سٹیزن شپ یا نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو B1 ٹیسٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ILR انڈیفینیٹ لیو یا برٹش نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو B1 تو چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف ان دا UK بھی چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت اچھی طرح سے کہ میں نے ان سارے ٹیسٹ کے اوپر الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کوشچن آنسر کیا اس میں ہوتے ہیں وہ بھی بتایا ہوا ہے، آپ بہت ساری ویڈیوز ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں صرف انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. اب لیٹ سے کسی نے کوئی ویزا اپلائی کرنا ہے، وہ یہ ویڈیو دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ یہ والا میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور پھر میرے ہی چینل پہ جا کے آپ انہی ویڈیوز کو دیکھیں کہ کیسے کوشچن ہوتے ہیں، کیسے آنسر ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کو ساری انفارمیشن ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ نے برٹش انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا نیشنلائزیشن کے لیے کرنا ہے تو آپ کو B1 اور لائف ان دا UK دونوں ٹیسٹ کرنے لازمی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. تو اس وجہ سے یہ چونکہ ہم یہاں پہ B1 کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم صرف اسی کی بات کرتے ہیں. اسٹرکچر کیا ہے ٹیسٹ کا؟
10 minutes speaking and listening का टेस्ट है, taken either at an approved Trinity CELT center or by home based assessment, limited availability. ये means कि बहुत ही रेयर है कि कोई घर जाके, उसमें वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। बस आप ये समझ लें कि आपने ट्रिनिटी सेंटर पे जाके टेस्ट देना है। जब आप बुकिंग कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सेंटर बता देंगे, एड्रेस सारा भेज देंगे। इसका रिज़ल्ट भी अगले दिन 9 AM तक आ जाता है। टेस्ट आज आपने फॉर एग्जांपल आज दिया तो सुबह 9 AM तक आपको पता चल जाएगा कि आपने उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है। सर्टिफिकेट यूजुअली सेंट विद इन 7 days, 7 दिनों में फिर वो आपको सर्टिफिकेट भेज देते हैं। और फिर वो सर्टिफिकेट को आपको चाहिए कि बड़ा संभाल के रखें, क्योंकि वो आपको अप्लाई करते वक्त भेजना पड़ता है, यानी ऑनलाइन उसकी फ़ोटोकॉपी उसकी फ़ोटो पिक्चर या स्कैन करके। स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है सिर्फ, ये भी उसी तरह की स्पीकिंग एंड लिसनिंग है जिस तरह 1-to-1 एग्जामिनर के साथ बैठ के ये होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 10 मिनट स्पीकिंग एंड लिसनिंग है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है पर्सनल टॉपिक है और एक टॉपिक फॉर्म है। उसके लिए आपको चाहिए कि मेरी B1 की जो वीडियोस है उनको डिटेल से देखें। वो ये टेस्ट 2 हिस्सों में यानी बटा हुआ है, तकसीम है, डिवाइडेड है। 5-5 मिनट के दोनों पार्ट्स हैं। उसके लिए अभी यहाँ पे डिटेल बताना बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो आप मेरी B1 वाली वीडियो देख के उसमें से सारी बात फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ मैंने उसमें दिया हुआ, ठीक है। सो ये तो B1 का हो गया। जो है वो भी B1 है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट B1 है। अब आप इसको देखें कि इसका नाम क्या है, B1 CELT ISE1, या 1 कह लें या I कह लें। सो ये जो ISE1 टेस्ट है, इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों की चारों स्किल्स का टेस्ट है। तो अब आपने ज़रा ये देखना है कि ये टेस्ट है क्या चीज़ है और ये क्यों, किन किन लोगों के लिए होता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई किया, शेफ़ का वीज़ा आपको चाहिए, नर्स का वीज़ा चाहिए आपको, हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर भी है, ठीक है, ये सारे स्किल्ड वर्कर है। तो स्किल्ड वर्कर है, शेफ़ है, यहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यहाँ पे पराठे बना सके, समोसे बना सके फॉर एग्जांपल, और आपको पाकिस्तान या इंडिया से एक बंदा मंगवाना पड़ता है और वो आना पड़ता है उसको, तो उसको B1 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको चारों की चारों स्किल्स का टेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह स्केल अप वर्कर वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, या लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो बिलो डिग्री लेवल जो है वो सिर्फ B1 सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप डिग्री लेवल से नीचे की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ऑल्दो UKVI का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम वीज़ा एंड इमिग्रेशन, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि वीज़ा वगैरह देता है, रिक्वायर्स अ B1 टेस्ट, some institutions require B2, please check with your sponsor। देखें जो होम ऑफिस या UKVI की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो B1 टेस्ट है। अगर आपने नर्स का वीज़ा अप्लाई करना है, शेफ़ का वीज़ा अप्लाई करना है, इसी तरह बाबर है उसका वीज़ा अप्लाई करना है, या कोई और भी ऐसा, तो B1 रिक्वायरमेंट होम ऑफिस की है। लेकिन अगर जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, जैसे लेट्स से नर्स हैं, वो NHS में कर रही है तो या कर रहा है, तो UKVI का रिक्वायरमेंट B1 है, लेकिन हो सकता है NHS वाले कहें कि नहीं हमें B2 चाहिए, तो फिर आपको वो वाली रिक्वायरमेंट मीट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये इन लोगों के लिए है, और इसमें याद रखें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जी रीडिंग राइटिंग तो बिल्कुल सही है पर स्पीकिंग ठीक नहीं है तो रीडिंग राइटिंग पे ही फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चारों की चारों स्किल्स का टेस्ट है, ओके। स्ट्रक्चर क्या है इसका देखते हैं। सबसे पहले तो देखें टाइम कितना है। द टोटल टेस्ट टाइम इज़ 2 hours, जो कि रीडिंग और राइटिंग के लिए है, एंड 18 मिनट्स। सो 2 घंटे 18 मिनट का टेस्ट है। 2 घंटे रीडिंग राइटिंग का टेस्ट होता है और 18 मिनट्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग का टेस्ट होता है। ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग भी ऐसे ही है जैसे एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस करनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ 4 स्किल्स, इसमें आपकी चारों स्किल्स का टेस्ट होगा। रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा, स्पीकिंग का होगा और लिसनिंग का भी होगा। और फिर ये भी देखें कि टेस्ट टेकन इन 1 day,
चारों की चारों स्किल्स का टेस्ट 1 डे में होता है। आइल्स की तरह नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। ये एक ही दिन में आपको लेना पड़ेगा। तो इसका सर्टिफिकेट जो है वो यूजुअली 21 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाता है। तो ये सारी इसकी डिटेल है। तो ये B1 दूसरे B1 से डिफरेंट है। दूसरा वाला जो पहले हमने पढ़ा वो B1 इंडेफिनिट लीव के लिए, सेटलमेंट के लिए या सिटीजनशिप के लिए है। ये B1 वीज़ा के लिए है, वर्कर वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए या फिर हेल्थ केयर वर्कर के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलेंगे। अब B2 है, ये B2 सेल्ट ISC2, इसमें भी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट है। आपको पिछली वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि कुछ लोग अगर B1 मांगते हैं तो कुछ लोग B2 भी चाहते हैं, ये उससे एक लेवल ऊपर है टेस्ट। तो ये किसके लिए है? मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीज़ा, ये जो Tier 2 वीज़ा है, जब आप इस कंट्री में एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीज़ा पे आएंगे, जिसको Tier 2 कहते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जैसे मस्जिद के इमाम हो गए हैं, जैसे मंदिर के या गुरुद्वारा के जो रिलीजियस हेड होते हैं, पादरी होते हैं या वो गुरुजी होते हैं। तो ये लोग जब रिलीजियस बेस पर आएंगे, अब देखें ना, एक मस्जिद है उसमें इमाम भी नहीं है, तो फिर तो फिर कौन नमाज़ें पढ़ाएगा, कौन वो मस्जिद को सारा निज़ाम संभालेगा? तो एक इमाम होता है। अगर लेट से यहाँ पे इमाम नहीं है तो फिर उसको कहीं से मंगवाना पड़ेगा, उसको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह एक गुरुद्वारा है, एक टेंपल है, उनके जो हेड होते हैं रिलीजियस, वो अगर बाहर से मंगवाने पड़ेंगे तो फिर उनको B2 वीज़ा करना पड़ेगा। उसके अलावा इनोवेटर वीज़ा है, यानी ये बिज़नेस वीज़ा है। अगर कोई बिज़नेस यहाँ पे आके लगाना चाहता है, कोई नई कंपनी खोलना चाहता है, स्टार्टअप वीज़ा बिज़नेस वीज़ा का ही एक फॉर्म है, या स्टूडेंट वीज़ा। अब ये डिग्री लेवल एंड अबव, ये जो B2 है, जैसे पहले भी बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस B2 ही चाहते हैं, कुछ B1 की पे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन UKVI का स्टूडेंट वीज़ा के लिए B1 रिक्वायरमेंट है। आप B2 करें, आप जो मर्ज़ी करें, इससे हायर कर सकते हैं, लोअर नहीं, अगर आपने डिग्री लेवल पे स्टडी करनी है। लेकिन आपको अपने जब भी स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको क्लियर बताएंगे कि हमें B1 चाहिए। B1 पास हो गया तो इट मीन्स आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। B2 पास हो गया तो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आइल्स में होता है कि आपको बैंड्स बताए जाते हैं, उसमें भी ये बैंड 6 भी पास है, बैंड 7 भी पास है, 8 भी पास है, 9 भी पास है। लेकिन उसमें फिर ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा बैंड चाहती है। ठीक, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्ट? क्या है ये टेस्ट? 2 घंटा और 20 मिनट का है, और इसमें 2 घंटे में रीडिंग राइटिंग का टेस्ट होगा और 20 मिनट में स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट है। इसमें भी चारों स्किल्स, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, सारी टेस्ट की जाती हैं। ये टेस्ट भी B1 की तरह एक ही दिन में सारा करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट भी 21 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है। टेस्ट जो आप जाके टेस्ट सेंटर पे ही करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये बात सारी समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं C1 पे। C1 टेस्ट जो है वो सेल्ट का ISC3 है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप देखते जा रहे हैं कि ISC1 से शुरू हुए हम, ISC2 ISC3, सो ये हायर होता जा रहा है। सो ये टेस्ट स्टूडेंट वीज़ा के लिए है। ठीक है, फिर वही बात कि कुछ UK यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो B2 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन C1 भी मांगते हैं। होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट B2 है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस C1। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से पूछें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अगर कोई लोग आइल्स नहीं करना चाहते तो वो C1 कर सकते हैं। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट? इसका टोटल टेस्ट टाइम जो है वो 2 आवर्स 25 मिनट्स है। 2 आवर्स में आपकी रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होगा, और फिर 25 मिनट्स में आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी चारों स्किल्स इसमें टेस्ट की जाती हैं। ये टेस्ट भी एक दिन में ही दिया जा सकता है।
یہ بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر بات یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک دن میں دیا جا سکتا ہے، تو آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گی جب ہم آئلس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آئلس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک ہی دن کی بجائے وہ اسپریڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا وہ 21 ڈیز میں آئے گا، یہ ٹیسٹ بھی جا کے آپ کو ٹیسٹ سینٹر پہ ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ C1 کو بھی کور کر لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ ہے آئلس، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں دو طرح کے آئلس ہوتے ہیں، ایک جنرل ہے اور ایک ایکیڈیمک ہے۔ دونوں کے طرح کے جو آئلس ہیں ان میں آپ کو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اور لسننگ کا ٹیسٹ ہی کیا جاتا ہے، چاروں سکلز یعنی اس میں بھی ٹیسٹ کی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا ابھی آپ کو غور سے سننا پڑے گا کیونکہ تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ اس طرح ہو گیا کہ یہ نام تو ایک ہے آئلس، بٹ اس میں آگے دو ٹیسٹ آ گئے۔ کس کس کام کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے؟ آئلس جنرل جو ہے وہ مائگریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار ایگزامپل آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم۔ اگر آپ ادھر مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یعنی اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن، آپ دیکھیں امیگریشن کے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ بھی مانگتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آئلس جنرل چاہیے۔ اب کتنا پوائنٹ چاہیے یہ آپ ہر ایک کنٹری کی ریکوائرمنٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر آسٹریلیا جانا ہے تو لیٹ سے تو آسٹریلیا والے آئی تھنک 6 بینڈز جاتے ہیں اور UK والے 4 to 7 بینڈز ورائٹی ہے اس میں۔ اس کے بعد IELTS academic ہے for study most institutions around the world except this test. IELTS academic جو ہے یہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ایگزام ہے اور تقریباً دنیا میں ہر یونیورسٹی، ساری تو نہیں کہیں گے، بہت زیادہ موسٹ آف دیم، بہت زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں، کالجز، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ آئلس کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ آپ کو پھر یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ پتہ نہیں یہ والی یونیورسٹی یہ ایکسیپٹ کرے گی، یعنی موسٹ آف دیم۔ اور اس کے بعد ایک ہے آئلس جنرل فار ورک۔ اگر دیکھیں 3 طرح کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے، مائگریشن کے لیے، اسٹڈی کے لیے اور ورک کے لیے۔ ویری سمپل، اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آئلس اکیڈیمک کرنا پڑے گا، اور اگر آپ مائگریشن کرنا چاہتے ہیں یا آپ جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آئلس جنرل کرنا پڑے گا۔ اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 2 hours and 45 minutes ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہوتی ہے ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ میں ہوتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اکیڈیمک اور جنرل میں کیا فرق ہے۔ For academic and general training, you take the same listening and speaking test, but different reading and writing tests. Okay, academic test ہو IELTS کا یا general test ہو، reading اور excuse me, ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں میں ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل اکیڈیمک کی ریڈنگ ڈفرینٹ ہوگی، اکیڈیمک کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہوگی جنرل کی رائٹنگ سے، لیکن اسپیکنگ اور لسننگ جو اسکلز ہیں یہ سیم ہوگی، یہ یعنی یہ والا ٹیسٹ سب کا سیم ہوگا، صرف دو اسکلز پہ ڈفرینس ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پہ۔ The listening, reading and writing sections of IELTS test are completed on the same day. تو یہ ڈفرنس ہے اس ٹیسٹ میں اور اس سے پہلے جن کے بارے میں ہم کہتے رہے کہ یہ ایک ہی دن میں ساری ٹیسٹ لینی پڑتی ہے، تو اس میں آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ لسننگ ہو گیا، ریڈنگ ہو گیا اینڈ رائٹنگ، یہ ایک دن میں کمپلیٹ ہوگا ود نو بریکس ان بٹوین، اور درمیان میں کوئی بریک بھی نہیں ہوگی، یعنی آپ ایک دفعہ ٹیسٹ روم میں گئے تو یہ سارا کر کے آئیں گے۔ جبکہ اسپیکنگ ٹیسٹ however may be scheduled up to a week before or after the test. اسپیکنگ ٹیسٹ ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ بعد میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ ٹیسٹ لیٹ سے آج دیا، ٹھیک ہے، تو آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ اسپیکنگ کا بک کرا سکتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ دے لوں،
सॉरी लिसनिंग दे लूँ, उसके बाद स्पीकिंग का, तो फिर आप उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आज से एक हफ्ता पहले भी स्पीकिंग का बुक हो सकता है, आज से एक हफ्ता बाद भी स्पीकिंग का बुक हो सकता है, अगर आज आपने बाकी 3 टेस्ट देने हैं, बाकी 3 स्किल्स में। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा आई थिंक। Alright, the speaking test however may be ये हो गया। if you booked IELTS online, अगर आप IELTS ऑनलाइन करना चाहते हैं, your speaking test will usually take place before your other test, तो फिर आपका स्पीकिंग का टेस्ट पहले होगा, ज़्यादातर यही होता है, पहले होता है, और फिर बाकी तीनों स्किल्स के आपके बाद में होते हैं। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि ये जो टेस्ट है ये जाके सेंटर पे हाथ से भी लिख के भी दिया जा सकता है, यानी पेन पेंसिल के साथ, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि IELTS academic can be taken at the test center or online. IELTS general, however, can only be taken in a test center on paper or computer. So IELTS एकेडमिक तो आप जाके भी दे सकते हैं टेस्ट सेंटर पर, और ऑनलाइन यानी घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन IELTS जनरल जो है वो आपको टेस्ट सेंटर ही जाना पड़ेगा, चाहे वहाँ जाके आप पेपर पे करें या फिर कंप्यूटर पे करें। सो ये IELTS के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत डिटेल से इस पे बात हो सकती है, बट ये जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि क्यों करते हैं IELTS। अगर आपको क्वेश्चन कोई हैं तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत जल्दी IELTS के पूरी स्किल्स, चारों स्किल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के मतलब कम से कम एक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले बनाऊंगा, और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो और भी बना सकता हूँ। ओके, अब एक सवाल ये है कि IELTS में और ये जो ISC टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल हमने B1 ISC टेस्ट पढ़ा जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग का होता है, B1 B2 C1, तो उसमें और फिर IELTS में फ़र्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस? द IELTS एग्जाम एंड द ट्रिनिटी ISC एग्जाम्स, या कोई भी ISC एग्जाम्स हो जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स हों, ठीक है, वो विच इंक्लूड B1 B2 C1, वो सर्व द सेम पर्पस, उनका एक ही मकसद है, दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स इन ऑल 4 स्किल्स, ठीक है, वो आपकी एविडेंस देते हैं कि आप चारों स्किल्स में कितने स्ट्रांग हैं, कितने कैसे हैं, ठीक है। सो दोनों का पर्पस एक ही है, तो फिर दोनों का जब पर्पस एक है दोनों तरह के टेस्ट का, तो फिर IELTS क्यों करें, या फिर ISC एग्जाम या B1 B2 क्यों करें? अब देखें, इसमें आपको बाज़-औक़ात ये होता है कि बाज़-औक़ात IELTS की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही होती, बाज़-औक़ात आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि B1 कर लेते हैं, B2 कर लेते हैं यानी आपके पास अवेलेबिलिटी तो है। आपका बेस्ट बेट ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से पूछें कि कौन कौन से टेस्ट आप एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। अगर वो कहते हैं कि हम IELTS भी लेते हैं, हम B1 भी लेते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, जो भी कर लें। सो इसीलिए हमने लिखा कि चेक योर स्पॉन्सर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पूछें कि हमने कौन सा टेस्ट करना है, क्लियर कट वो आपको बताएंगे, और उसके बाद आप वो टेस्ट कर लें, ठीक है, राइट। तो ये आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इसमें ये फ़ायदा हो गया आपको कि आपको सारे टेस्ट का पता चल गया कि क्या टेस्ट किस काम के लिए होता है, ठीक है। सो हर लोगों को कोई ना कोई 1 2 3 टेस्ट बाज़ औक़ात चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पाउस पे आए, पहले स्पाउस वीज़ा के लिए A1 किया, फिर A2 किया, उसके बाद जब 5 साल गुजर जाएंगे तो इंडेफिनेट करना पड़ेगा। तो देखें कि आपको ये फ़ायदा देगा इस तरह, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझसे पूछें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।